हेलो बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है बेटा द्विध्रुव आघूर्ण, है ना, या डाइपोल मूवमेंट। तो बेटा ये जो टॉपिक है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है बेटा ये। ठीक है, इस इस पे या तो न्यूमेरिकल्स आए या पूरा कॉन्सेप्ट आए कि द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, या कोई भी मॉलिक्यूल्स दे देगा, आपसे पूछ लेगा कि ये मॉलिक्यूल्स बताइए पोलर है या नॉन पोलर है। ठीक है, तो इसमें से इस टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के बाहर आ सकते हैं। तो इस टॉपिक को बेटा बहुत ही ध्यान से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो डाइपोल मूवमेंट होता क्या है। तो देखो, किसी बंध का द्विध्रुव आघूर्ण परमाणुओं पर आवेश की मात्रा तथा बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। कहने का अर्थ यह है, जैसे आपने देखा है HCl। ठीक है, HCl एक मॉलिक्यूल्स है। अब इसमें क्या है बेटा, ये एक बॉन्ड बना हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये कैसा मॉलिक्यूल्स है बेटा, पोलर मॉलिक्यूल्स है। कैसे, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें जो क्लोरीन एटम है हमारा, ये क्लोरीन का जो एटम है ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये एटम है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किस अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इसलिए इस पर कैसा जाता है, पार्शियली नेगेटिव, और इस पर क्या जाता है, पार्शियली पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, तो ये चार्ज पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव। तो उसने बताया किसी बंध का द्विध्रुव आघूर्ण परमाणु पर आवेश, यानी कि इन परमाणु पर क्या आवेश की मात्रा। ठीक है, इन पर आवेश की मात्रा तथा इनके बीच की दूरी, सोचो इस यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या मान ली मैंने, डी मान ली। ठीक है, के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, और इसे म्यू से प्रकट किया जाता है, किसको, डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण को। ठीक है, और इसका मात्रा क्या होता है बेटा, डी होता है, और यह क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक सदिश राशि है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बना, उसने कहा दो परमाणु परमाणु पर आवेश की मात्रा, परमाणु पर आवेश की मात्रा क्यों मान ली, तथा बीच की दूरी के गुणन, बीच की दूरी क्या मान ली मैंने, डी मान ली। इनके गुणनफल को प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो ये क्या मान लिया हमने, म्यू। तो म्यू इजकल टू क्यू इंटू डी। ठीक है, क्यू इंटू डी भी लिख सकते हो, यहाँ पे ई इंटू डी भी लिख सकते हो। ठीक है ना, तो आपकी BSc फर्स्ट सेमेस्टर की बुक में क्या दे लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है। ठीक है, तो ई लिख लो या क्यू लिख लो, बात सेम ही है। ठीक है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजिंग वाली बात नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है बेटा, तो आप ध्यान रखेंगे सबसे पहले डाइपोल मोमेंट जो होता है बेटा, वो किसी पोलर मॉलिक्यूल्स का ही निकाला जाता है। ठीक है, जैसे HCl, जैसे इसमें बताया मैंने, पोलर मॉलिक्यूल से, क्यों, क्योंकि इसमें डाइपोल क्रिएट हो रहे हैं भाई, दो डाइपोल क्रिएट हुए हैं देखो। ठीक है, तो हमेशा ये बात ध्यान रखना, जो डाइपोल मूवमेंट है वो हमेशा किसका, पोलर मॉलिक्यूल्स का ही निकाला जाता है। जैसे HCl ले लिया, H2 ले लिया, H2 क्या है आपका, पोलर मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे, जब पोलर मॉलिक्यूल्स एक पे पॉजिटिव सिरा हो जाएगा, दूसरे पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव सिरा हो जाएगा, है ना, दूसरे पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एक सिरे पे पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरे सिरे पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, और उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस डी मान लेंगे, तो फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी। ठीक है, तो ये डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, यानी कि दो परमाणु के आवेश की मात्रा और बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कर दें, अगर मल्टीप्लाई कर दें तो डाइपोल मूवमेंट निकल के आ जाता है बेटा आपका। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं। जो डाइपोल म्यू, जो डाइपोल मूवमेंट है म्यू से डेनोट करें। अब मैं बेटा क्या लिख रहा हूँ, म्यू का अर्थ आप समझ जाओगे कि डाइपोल मूवमेंट है ना, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण है। दो, तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। ठीक है भाई, जैसे देखो HCl है ये। ठीक है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि नेगेटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज आता है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से, यानी कि इससे नेगेटिव की तरफ होती है, और इससे कटे हुए तीर से डेनोट किया जाता है इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या है, ये जो साइन लगा हुआ है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को लगा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए कहा डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है बेटा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को होती है, तो कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बेटा, देखो, यदि
किसी अणु में दो ध्रुवीय बंध यानी कि दो पोलर बॉन्ड हैं। जैसे यहाँ देखो, ये डायग्राम देखो ज़रा थोड़ा सा आप, ये वाला जो डायग्राम मैंने बना रखा है, ये कोई सेंटर एटम है, ठीक है। एक पोलर बॉन्ड आपका ये बना हुआ है जिसका डाइपोल मोमेंट क्या है, μ1 है, और इस वाले पोलर बॉन्ड का जो मॉलिक्यूल जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या है, μ2 है, ठीक है। तो इनका और इनके बीच के जो एंगल है उसे क्या डेनोट करते हैं, मतलब थीटा से, ठीक है। तो ये जो म्यू आ रहा है ये क्या है, इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण वो क्या है बेटा, वो म्यू निकल के आता है। कैसे आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। यदि किसी अणु में दो ध्रुवीय बंध यानी कि दो पोलर बॉन्ड हैं तो जिनका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है बेटा, μ1 व μ2 है, ठीक है। तो ये दो पोलर बॉन्ड हुए, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इनमें जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या है, एक μ1 है, दूसरे का क्या है μ2। तो इसका μ1 मान लिया, इसका μ2 मान लिया मैंने, तथा उनके बीच का जो कोण है यानी कि ये वाला जो एंगल है ये कितना है बेटा, थीटा है, ठीक है। तो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण जो निकालते हैं बेटा वो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, ठीक है। म्यू स्क्वायर इजकल टू μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। तो इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल लेंगे, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकाल लेते हैं बेटा, ठीक है। भाई देखो ऐसा कैसे हो रहा है, अब तक आपने देखा, जैसे ऊपर देखा था आपने HCl, भाई इसमें तो एक ही पोलर बॉन्ड बनना है, ध्यान दो, इसमें एक ही पोलर बॉन्ड बनना है ना, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इधर को शिफ्ट हो रहा है। बट अगर आप किसी किसी भी मॉलिक्यूल्स में एक से ज़्यादा पोलर बॉन्ड बनने हैं, जैसे अभी मैंने यहाँ बात की इसमें कि दो पोलर बॉन्ड हैं इसमें, भाई जैसे अगर मैं बात करूँ तो बेटा जैसे मैं बात करूँ वाटर की, ठीक है। वाटर में क्या हो रहा है, जैसे अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर कुछ बनाऊँ, कुछ इस तरीके से बनेगी बेटा, इस तरीके से। तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है आपको, देखो HCl में क्या मिल रहा है, एक पोलर बॉन्ड मिल रहा था आपको देखने के लिए। अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स में अगर एक से ज़्यादा क्या आ जाए, पोलर बॉन्ड आ जाए, तो उनका जो डाइपोल मोमेंट है वो किस तरीके से निकालते हैं आप लोग। तो उसे निकालने के लिए बेटा हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें वाटर में अगर आप देख रहे हो तो एक पोलर बॉन्ड ये रहा, एक पोलर बॉन्ड ये रहा, ठीक है। तो इसमें एक से ज़्यादा पोलर बॉन्ड आ गए, तो इनका जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए बेटा हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे ये कोई एक एटम है, एक एटम ये कनेक्ट है, एक एटम ये कनेक्ट है, दूसरी कंडीशन आती है ये। तो इसमें क्या होता है, अगर इसका जो डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, वो क्या मान लिया बेटा, μ1 प्लस का μ1, ठीक है। और इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो कितना मान लिया मैंने, माइनस का μ1। तो अब हम इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, μ1 प्लस ऐड कर देंगे यानी कि सम, है ना, सम कर देंगे, सम यानी कि कुछ इस तरीके से सम करोगे और ये माइनस का μ1 हो जाएगा। तो ये इस माइनस इस वाले प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो ये कट यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, ये कट जाती है, यानी कि म्यू कितना जाता है बेटा, इसमें 0 आ जाता है, ठीक है। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये क्या हो जाते हैं, हमेशा कट जाते हैं बेटा, कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स का डाइपोल हम ऐसे निकालते हैं। तो इसका म्यू जो रिजल्टेंट क्या आता है बेटा, 0 आता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ आपको बताया कि जो डाइपोल मोमेंट है, ठीक, यदि एक से ज़्यादा बॉन्ड बनने हैं तो उनका जो आप डाइपोल मोमेंट निकालोगे तो इस फॉर्मूले से निकाला जाता है, ठीक है। वहीं दूसरी कंडीशन आती है कि जैसे ये एटम है तो इस वाले इसका मॉलिक्यूल्स का इस पे इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या है आपका, μ1 है, और इस वाले का क्या है, माइनस का μ1 है। तो ये देखो सेम वैल्यू है बट साइन चेंज है, एक प्लस है एक माइनस, तो वो क्या अब वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो वो क्या हो जाता है बेटा, कट जाते हैं। तो वहाँ पे जो रिजल्टेंट यानी कि म्यू जो आ जाता है, डाइपोल मोमेंट जो आ जाता है वहाँ क्या आ जाता है आपका, 0 आ जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, उसके बाद देखेंगे बेटा परिणामी आवेश को 10⁻⁻10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, है ना, तथा बंद दूरी को 10⁻⁸ सेंटीमीटर के पदों में व्यक्त किया जाता है, यानी कि रिजल्टेंट यानी कि परिणामी आवेश को। तो आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, म्यू इजकल टू क्यू इंटू डी पढ़ा है।
तो परिणामी आवेश क्या है आपका, यानी क्यू की वैल्यू क्या है 10⁻⁻10, और बंद दूरी क्या है, इनके बीच की दूरी क्या है बेटा 10⁻⁻8। तो अगर आपको पता है मल्टीप्लाई में पावर क्या होते हैं बेटा, ऐड होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻18। तो ये सेंटीमीटर में होता है, ये आपका ESU में होता है। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी ESU डॉट सेंटीमीटर। ठीक है, या इसे हम क्या बोल सकते हैं डिबाई, डिबाई यानी कि इसे डेनोट कर सकते हैं हम D से। तो जहाँ D लिख रहा होगा आप समझ जाना वो क्या है डिबाई। ठीक है बेटा, जैसे एक एग्जांपल देखो जरा, एग्जांपल HF का जो डाइपोल मोमेंट है वो कितना दे रखा है बेटा 1.92 इंटू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मैं इसे किस तरीके से लिखूंगा, तो आप ध्यान रखना 10⁻18 को मैं क्या लिखूंगा, 10⁻18 को मैं लिखूंगा 1, यानी कि एक 1 डिवाई क्या होगा वो। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दो 1.92 ऐसे लिखा मैंने, 10⁻18 और ये इतना कितना हो जाएगा, एक डिवाई के इक्वल हो जाएगा, तो 1.92 डिवाई मैं इसे लिख सकता हूँ। ठीक है बेटा, अब पढ़ेंगे बेटा हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण के अनुप्रयोग, यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है आणविक संरचना ज्ञात करने में, इन डिटरमाइनिंग मोलिकुलर स्ट्रक्चर। ये कह सकते हैं बेटा जो डाइपोल मोमेंट है, अगर हमें किसी मोलिकुल्स का डाइपोल मोमेंट पता चल जाए तो हम आसानी से उस मोलिकुल्स की स्ट्रक्चर्स को बता देंगे। ठीक है, यानी कि डाइपोल मोमेंट किसी भी मोलिकुल की स्ट्रक्चर्स बताने में बेटा हमें हेल्प करता है। ठीक है, तो इसका पहला ही पॉइंट है, और वो पहला पॉइंट क्या है, CO2 का जो डाइपोल मोमेंट होता है द्विध्रुव आघूर्ण वो क्या होता है बेटा 0 होता है। ठीक है, जबकि प्रत्येक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का जो स्टेबल डाइपोल मोमेंट होता है, जबकि जो CO2 है बेटा, तो CO2 में CO2 जो बॉन्ड बनना है, कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्या है स्टेबल डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि CO2 की जो संरचना है वो क्या है बेटा लीनियर है, रेखीय है। ठीक है, जिसमें एक बॉन्ड का म्यू दूसरे बॉन्ड के म्यू को क्या कर देता है बेटा उदासीन कर देता है ना। यानी कि कह सकते हैं जैसे यहाँ देखो ये CO2 का एग्जांपल है, तो इसमें क्या हुआ, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाई हमने। इस तरीके से बनाने के बाद O डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, तो इसका उसने क्या बताया हमें, उसने ये बता दिया कि भाई CO2 का जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 है। तो डाइपोल मोमेंट 0 किसका होता है, मैं पहले भी बता चुका था, जो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स बनती हैं या जिनकी स्ट्रक्चर लीनियर होती है तो वो क्या हो जाते हैं बेटा कैंसिल आउट हो जाते हैं, यानी उनका जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो क्या आ जाता है बेटा 0 आ जाता है। ठीक है, तो जब डाइपोल मोमेंट 0 आ रहा तो हमें पता लग गया वो जो स्ट्रक्चर्स है कैसे लीनियर है या सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स है ना, लीनियर या सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, अब जैसे अब क्या हुआ भाई, इस पे पार्शली नेगेटिव होता है, इस पे पार्शली पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि ये डाइपोल का साइन इधर को लगा दे, इधर को लगा दे, ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो डाइपोल मोमेंट क्या जाता है बेटा 0 हो जाता है। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट जिस भी मॉलिक्यूल्स का 0 होता है तो हम बता सकते हैं कि वो जो मॉलिक्यूल्स है वो कैसा है, उसकी जो स्ट्रक्चर है बेटा वो कैसी है, रेखीय है। ठीक है, या सिमेट्रिकल है। जैसे एग्जांपल देख लो कुछ इसी प्रकार कैसे कह सकते हैं बेटा CH2 BeF2 BeCl2 C2H2 के जो अणु हैं वे भी क्या है बेटा आपके रेखीय होते हैं। क्यों, क्योंकि इन ये सभी क्या है बेटा लीनियर हैं। कैसी हैं, लीनियर हैं, यानी कि रेखीय संरचना है इनकी, और रेखीय संरचना होने के कारण इनका जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या आता है बेटा 0 हो जाता है। ठीक है, जैसे BeCl2 का देख लो आप, यानी कि BeF2 का देख लो, तो क्या हो रहा है Fe क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जो डाइपोल की डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी, तो ये क्या हो जाएगा बेटा एक दूसरे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसका म्यू क्या आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा आपका। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना छोटी सी मैं आपको बता दूं, जो ये AB2 टाइप मॉलिक्यूल होते हैं, AB2 टाइप मॉलिक्यूल जो होते हैं, ठीक है, वो सभी क्या होते हैं बेटा आपके सिमेट्रिकल होते हैं ना। और दूसरे तरीके से आप पहचान कर सकते हो इनमें क्या है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो जिसमें कोई भी लोन पेयर नहीं होगा तो वो कंपाउंड कैसा होता है हमारा नॉन पोलर होता है। क्या होता है,
नॉन पोलर होता है। ठीक है, अगर नॉन पोलर था किसका अर्थ क्या है, ये हाँ ये बात मैं आपको बता ही नहीं है, तो ध्यान रखना। जिसका जो म्यू नेट है, यानी कि म्यू नेट अगर आपका क्या आ रहा है बेटा, जीरो आ रहा है, तो आप समझ जाना वो जो मॉलिक्यूल्स है मेरा वो क्या है, नॉन पोलर है। ठीक है, नॉन पोलर बताने में भी हेल्प करता है। अगर इसका डज नॉट जीरो, म्यू नेट अगर जीरो नहीं आ रहा तो वो कंपाउंड क्या है मेरा, पोलर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नॉन पोलर उसने बता दिया। एक बात ध्यान रखना, अगर कोई भी लोन पेयर इसमें नहीं आ रहा है तो आप कह सकते हो वो क्या है, वो जो मोलिक्यूल है ना नॉन पोलर है। नॉन पोलर का अर्थ है उसका जो म्यू नेट है वो क्या है आपका, यानी डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट क्या है उसका, जीरो है। अगर जीरो है किस में होता है जीरो, जिनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है बेटा, लीनियर होती है। ठीक है, या सिमेट्रिकल होती हैं, तो वो मोलिक्यूल्स कैसे होते हैं हमारे, नॉन पोलर होते हैं, यानी कि उनका डाइपोल मोमेंट क्या आता है, हमेशा जीरो ही आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, BF3CH4CCl4 CH4CCl4 SF6C6H6 ETC अणुओं का जो म्यू होता है यानी कि डाइपोल मोमेंट होता है वो भी क्या होता है बेटा, जीरो होता है। ठीक है, इससे इससे यह प्रदर्शित होता है कि इन सभी अणुओं की सममित या सिमेट्रिकल संरचनाएं हैं, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल दिए हैं, इन सभी में क्या है बेटा, सिमेट्रिकल, यानी इन सभी की जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं, सममित संरचना होती है। ठीक है, जिस कारण इनका जो डाइपोल मूवमेंट है वो क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ देखो CCl4 सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर दिख रही है नहीं, यानी कि इसमें डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है ये होगी, तो इससे एक कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बेटा, इसका जो म्यू आ जाएगा वो जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये कैसी स्ट्रक्चर बेटा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, और यहीं BF3 की अगर मैं स्ट्रक्चर देखूँ, BF3 के स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरीके से बनते हैं बेटा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, एक तो ये डायरेक्शन ये हो जाएगी, एक आपकी एक ये हो जाएगी, और एक हो जाएगी बेटा ये। ठीक है, तो अब इस F का और इस F का जो म्यू नेट यानी कि रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है तो वो क्या होना चाहिए, ये डेड यहाँ ये म्यू हो जाएगा ये वाला भी। ठीक है, जब इसका ये म्यू हो गया तो ऊपर वाले का भी क्या हो जाएगा, यानी डाइपोल मोमेंट म्यू हो जाएगा, तो इस वाले से ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसलिए इसकी जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा बेटा वो क्या आ जाता है, जीरो आ जाएगा आपका। ठीक है भाई, इस F का देखो ध्यान दो, इस F का और इस F का जो रिजल्टेंट निकालेंगे वो कितना आ जाएगा, म्यू, जैसे यहाँ पे आया था, ध्यान दो ये वाला। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ देखोगे कि इसका इसका जो रिजल्टेंट है वो कह रहा है म्यू, और ऊपर वाले का क्या हो जाएगा, म्यू, तो म्यू से म्यू क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट है वो क्या जाता है, जीरो। ऐसे ही आप यहाँ देख लोगे CH4 में स्ट्रक्चर्स क्या, CH की टेट्राहेड्रल है और BF3 की क्या है, ट्राइगोनल है। ठीक है, तो इसमें भी ये क्या हो जाएगा, ये इसे कैंसिल आउट कर देगा, इसे कैंसिल आउट कर देगा, जीरो हो जाएगा डाइपोल मोमेंट। सेम कंडीशन होगी बेटा इसमें। ठीक है, यानी कि ये क्या है आपका, बेंजीन है, हेक्सागोनल। ठीक है, तो अब ध्यान रखना BF3 CH4 CCl4 SF6 और C6H6 में क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है बेटा आपका, जीरो होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनकी जो स्ट्रक्चर्स है वो क्या होती है बेटा, सिमेट्रिकल होती हैं। क्लियर है बात, चलो आगे चलते हैं। तो थर्ड पॉइंट देखेंगे आप लोग। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है वो, जल का म्यू यानी कि डाइपोल मोमेंट कितना है बेटा, 1.84 डिवाई है इस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जल का क्या दे दिया आपको, डाइपोल मोमेंट दे दिया। अगर डाइपोल मोमेंट दे दिया है तो आप समझ सकते हो इसकी स्ट्रक्चर्स लीनियर या सिमेट्रिकल तो नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर्स कैसी होगी, तो इससे हमें यह पता चलता है कि H2 का अणु रेखीय नहीं है। यही बात बता रहा था मैं अभी, H2 का जो मोलिक्यूल्स है वो लीनियर नहीं है ना। अणु की संरचना कैसी है बेटा, यहाँ पे एसिमेट्रिकल है या झुकी हुई है। तो जो जल की जो संरचना है वो कैसी है बेटा, यहाँ पे एंगुलर है। कैसी है, एंगुलर है। तो हाइड्रोजन यानी कि वाटर का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना हो जाता है, कितना दिया गया है बेटा, 104.5 डिग्री। और ये किस फॉर्मूले से निकाला जाता है, मैंने बताया था आपको, म्यू स्क्वायर वाले फॉर्मूले से।
ठीक है, वहाँ से थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो, यानी कि थीटा क्या है, एंगल है, तो एंगल वहाँ से निकाल के कितना मिल जाता है आपको, 104.5 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार अब देखो जल की जो संरचना है, अब वो क्या है, अगर लीनियर नहीं है ना, कैसी है बेटा, एंगुलर है। तो भाई कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ये स्ट्रक्चर हम लोग बना देते हैं, तो एक ऐसी स्ट्रक्चर से लीनियर है, ठीक है, बट इसकी स्ट्रक्चर क्यों, इसकी स्ट्रक्चर लीनियर नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें डाइपोल मोमेंट दे रखा है। अगर किसी मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट दिया गया है तो वो स्ट्रक्चर लीनियर तो हो नहीं सकती। ठीक है, तो अगर लीनियर होती तो क्या होता, तो ये ऐसा होता, इस पर पार्शली पॉजिटिव, इस पर पार्शली नेगेटिव। ठीक है, तो यानी कि इस बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ को शिफ्ट होते। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे जीरो हो जाता, जो म्यू हो जाता आपका क्या हो जाता, जीरो हो जाता। और जीरो हो जाता तो वो कंपाउंड कैसे हो जाता, हमारा मोलिक्यूल्स कैसे हो जाता, बताओ, नॉन पोलर। भाई अगर टोटल डाइपोल मोमेंट अगर जीरो हो जाता तो उसकी स्ट्रक्चर्स कैसी होती बेटा, लीनियर होती, बट यहाँ पे लीनियर नहीं है, यहाँ पे उसने बता दिया, हमें पता चल चुका है कि जो जल का जो डाइपोल मोमेंट है 1.84 है, तो इसका अर्थ ये है कि इसकी ये वाली स्ट्रक्चर्स तो नहीं हो सकती है। तो इसकी स्ट्रक्चर्स कैसी है बेटा, एंगुलर स्ट्रक्चर्स है। कैसी, जैसी मैंने यहाँ पे बना के दिखाई, एंगुलर कैसी, H2। देखो यहाँ ध्यान दो, तो इसके कुछ इस तरीके से, और इस पर कितने हैं, ये लोन पेयर है। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर्स हो जाती है इस तरीके से। क्यों, अगर मैं इसकी लीनियर कर देता तो वहाँ पे क्या हो जाता, नेट डाइपोल मोमेंट जो जाता वो जीरो हो जाता। ठीक है, जब जीरो हो जाता, जबकि इसमें क्या दे रखा है, इसकी डाइपोल मोमेंट आपको दे रखा है। ठीक है, वहीं मैं NH3 के देखूँ बेटा, तो NH3 में देखो, NH3 की स्ट्रक्चर्स हम लोग ऐसे बनाते हैं, तो इसकी स्ट्रक्चर्स कुछ ऐसे नहीं है। ठीक है, तो उसकी कैसी है, कुछ ऐसे दी गई है, यानी कि पिरामिडल शेप में। ठीक है, ये एक लोन पेयर दिखा देंगे यहाँ पे, और ये इस प्रकार से कनेक्ट कर देंगे हाइड्रोजन को। ठीक है, तो NH3 का भी आपको डाइपोल मोमेंट दे रखा है, कितना होता है 1.46 डी, और SO2 का भी कितना दे रखा है हमें, 1.60 डी, है ना। तो इसका मतलब जो SO2 की जो स्ट्रक्चर्स है वो कैसी होती है बेटा, इसकी भी क्या होती है, एंगुलर स्ट्रक्चर्स होती है, और NH3 क्या होती है, पिरामिडल। तो एंगुलर का अर्थ ये है कि इस तरीके से SO2 की स्ट्रक्चर्स आप बना सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं बेटा फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है वो, सिस फॉर्म जिसे हम बोलते हैं समकक्ष रूप का म्यू अधिक तथा ट्रांसफॉर्म विपक्ष रूप का म्यू क्या होता है, जीरो या बहुत कम होता है। ठीक है, तो एग्जांपल लिया मैंने 1,2 डाइक्लोरोएथीन, तो 1,2 डाइक्लोरोएथीन का मैंने स्ट्रक्चर्स यहाँ बना दी गई है। ठीक है, तो ये वाली फॉर्म कैसी है, सिस फॉर्म। सिस फॉर्म का मतलब है जहाँ पे जो ये एटम लगे हुए हैं ये क्या हो, सेम हो, दोनों साइड, बोथ साइड सेम हो। जैसे इधर Cl है तो इधर भी Cl, इधर हाइड्रोजन है तो इधर भी हाइड्रोजन है। अगर इधर डिफरेंट दिया गया है, देखो यहाँ पे Cl है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन होगा ये। ठीक है, तो इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। ध्यान रखना, अगर एक जैसे आ रहे हैं तो वो क्या है, सिस फॉर्म है, अगर डिफरेंट आ रहे हैं तो वो क्या है, ट्रांसफॉर्म है। तो सिस फॉर्म का जो डाइपोल मोमेंट क्या कहा उसने, अधिक होता है। अधिक का मतलब इसका डाइपोल मोमेंट दे रखा है, और वहीं जो ट्रांसफॉर्म का जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या होता है, जीरो होता है या बहुत कम होता है। तो इस वाली फॉर्म का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, और इसका डाइपोल मोमेंट दिया गया होता है 1.89 डी। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है, देखो जो ये इसके इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, इसके दोनों, तो यहाँ पे क्या बना है, बैलेंस बना हुआ है बेटा, तो इससे ये वाला कट जाता है, तो यहाँ पे म्यू क्या जाता है, जीरो हो जाता है। अब इसमें देखो, इसमें इस तरफ शिफ्ट होंगे, इस तरफ शिफ्ट होंगे, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ डाइपोल दिया गया होगा इसका, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है तो ये कैंसिल आउट ही नहीं होंगे। तो इसका मतलब है इसका कुछ ना कुछ डाइपोल है, और वो डाइपोल मोमेंट क्या है ये आपको दे रखा है 1.89 डिवाइड। ठीक है, चलो फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। म्यू क्या है, द्विध्रुवागुण के मान से एरोमेटिक प्रतिस्थापन के विषयों में भी जानकारी मिलती है। ठीक है, अगर जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं तो अगर डाइपोल मोमेंट के मान से, डाइपोल मोमेंट किसी का दिया गया है तो उससे क्या मिलता है हमें, एरोमेटिक कंपाउंड के विषय में भी जानकारी मिलती है। कैसे मिलती है जी, पैरा यौगिक है ना, पैरा जो कंपाउंड होते हैं उनका जो डाइपोल है वो क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि ऐसा अणु क्या होता है, सममित होता है। और ऑर्थो यौगिक का डाइपोल मोमेंट मेटा यौगिक की अपेक्षा क्या होता है बेटा, अधिक होता है। तो ज़रा थोड़ा सा पहले मैं यहाँ समझा दूँ आपको, तब ये बात समझ में आएगी।
देखो ऑर्थो मेटा एंड पैरा पोजिशन की पहचान कुछ इस तरीके से होती है, मैं दिखा दूँ आपको। ये यहाँ कोई कंपाउंड जुड़ा हुआ है NO2, तो ये अगर यहाँ कोई आके जैसे NO2 अगर मैं यहाँ जोड़ दूँ तो ये वाली पोजीशन हो जाएगी मेरी ऑर्थो, क्या हो जाएगी ऑर्थो, और ये वाली पोजीशन हो जाएगी मेरी मेटा, और ये वाली हो जाएगी मेरी पैरा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो NO2 क्या है, NO2 भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये जो NO2 लगा हुआ है तो ये क्या है ऑर्थो डाइनाइट्रोबेंजीन। तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना होता है बेटा 6.0 डी होता है। अगर मैं इसका देखूँ मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन का, ठीक है, तो ये कितना होता है बेटा डाइपोल मोमेंट 3.89 डी। अगर यहीं बात करूँ पैरा की, तो पैरा में क्या दे, पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन इसका म्यूनिट 0 होता है। क्योंकि ये स्ट्रक्चर क्या होती है हमारी सिमेट्रिकल। कैसे भाई, इसका डाइपोल मोमेंट ये हो गया और इसका जिस तरीके से हो जाएगी डाइपोल डायरेक्शन, तो इससे ये वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो म्यू कितना आ जाएगा बेटा यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, इन केसों में 0 नहीं होगा। और यही मैं एक बात और आपको बताई, क्या बताई कि ये दोनों जो होते हैं वो क्या है एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये क्या है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक, तो इसमें ऐसा समित ऑर्थो यौगिक का आप इन दोनों में अगर कंपेरिजन करो, देखो इन दोनों स्ट्रक्चर्स में, तो आप ऑर्थो डाइनाइट्रोबेंजीन में और मेटा डाइनाइट्रो, तो इसमें इसका देख लो कि मेटा ऑर्थो डाइनाइट्रोबेंजीन का जो डाइपोल मोमेंट है 6.डी आ रहा है। यहाँ इधर देखें जी मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन में इसमें क्या 3.89 डी आ रहा है। तो किसका ऑर्थो डाइनाइट्रोबेंजीन का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है हमेशा ज़्यादा होता है, किसके कंपैरिजन से मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन से। भाई तीसरे का कहानी खत्म है, क्योंकि इसका तो क्या होता है डाइपोल मोमेंट 0 ही होता है। ठीक है, तो इस से भी हमें पता चल गया कि ये कैसा स्ट्रक्चर्स होती है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 होता है। 0 से हमें पता चल जाता है भाई किसी भी मॉलिक्यूल्स का अगर डाइपोल मोमेंट क्या जाता है 0 जाता है, तो हम बता सकते हैं कि वो स्ट्रक्चर्स क्या है हमारी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ठीक है, तो यानी कि जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स का दिया गया है, ठीक है, तो उसकी स्ट्रक्चर्स लीनियर या सिमेट्रिकल नहीं है। समझ रहे हो आप बात को। अगर डाइपोल मोमेंट क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो आप बता सकते हो कि वो जो मॉलिक्यूल्स है क्या है वो हमारा लीनियर है या सिमेट्रिकल है। तो डाइपोल मोमेंट की हेल्प से हम किसी भी मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर्स का पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है सेकंड केस की। तो सेकंड केस में क्या होता है बेटा बंधों की ध्रुवता ज्ञात करना, यानी कि इन डिटरमाइनिंग द पोलरिटी ऑफ बॉन्ड, यानी कि उस बॉन्ड में कितनी पोलरिटी है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है HF, HCl, HBr और HI। ठीक है, इसका जो डाइपोल मोमेंट दिया वो कितना दिया HF का 1.92 डी, HCl का 1.04 डी और HBr का कितना दिया 0.78 डी, HI का कितना दे रखा है बेटा 0.38 डी। ठीक है, अब इसकी अगर ध्रुवता देखें यानी कि पोलैरिटी देखें, तो पोलैरिटी किस में ज़्यादा दिखाई दे रही है आपको। तो पोलैरिटी का अर्थ ये है कि जिस भी मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, ध्यान से सुनना ये बात, किसी भी मॉलिक्यूल जिस मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है वो मॉलिक्यूल्स यानी कि उस मॉलिक्यूल्स में उतनी ही ज़्यादा पोलैरिटी पाई जाती है। बात आ रही है समझ। जिस भी मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा उस मॉलिक्यूल्स में पोलैरिटी भी ज़्यादा पाई जाती है। तो ध्यान दो HF का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है 1.928, तो इसमें HF का जो पोलैरिटी है HF में पोलैरिटी क्या होगी सबसे ज़्यादा होगी। फिर उससे कम HCl की होगी, उससे कम HBr को, सबसे कम किसकी हो जाती है बेटा SI की, क्योंकि इसमें क्या है डाइपोल मोमेंट क्या है सबसे ही कम होता है। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट से आप क्या कर सकते हो बेटा इन डिटरमाइनिंग द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, यानी बॉन्ड की पोलैरिटी को आप बता सकते हो, और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स भी आप बता सकते हो, किससे डाइपोल मोमेंट से। ठीक है, तो ये दो बातें आप पता कर सकते हो इससे। और से सुनना कि जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट से है, देखो हमने स्ट्रक्चर से हमने पता लगा लिया कि
यानी कि अगर डाइपोल मोमेंट है दिया गया है तो हम डाइपोल मोमेंट की हेल्प से ये पता लगा सकते हैं कि मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, सेकंड बात, पोलैरिटी, उस बॉन्ड की पोलैरिटी बता सकते हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो हम डाइपोल मोमेंट की हेल्प से ये बता सकते हैं कि वो जो मॉलिक्यूल्स है वो पोलर है मेरे या नॉन पोलर है, या ये भी बताया जा सकता है कि कोवैलेंट कंपाउंड में कितने परसेंट आयनिक कैरेक्टर पाया जाता है। ठीक है, ये सारी बातें हम किससे पता कर पा रहे हैं बेटा, डाइपोल मोमेंट की हेल्प से। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट डालेंगे, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। H2 का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है बेटा, अधिक होता है, स्पष्ट कीजिए। H2 का अधिक डाइपोल मोमेंट इसकी कोणीय संरचना के कारण होता है। आपको बता चुका हूँ मैं कि वाटर की जो स्ट्रक्चर्स है वो लीनियर नहीं है, लीनियर होती तो वहाँ पे डाइपोल मोमेंट जीरो आ जाता, बट H2 का जो डाइपोल मोमेंट है दिया गया होता है, वो H2 का जो अधिक डाइपोल मोमेंट है इसकी कोणीय संरचना के कारण होना है। कैसे, कोणीय संरचना के कारण हो रहा है, एंगुलर स्ट्रक्चर्स के कारण हो रहा है। तो प्रत्येक ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध का जो डाइपोल मोमेंट है वो कितना होता है बेटा, 1.60 डिबाई, तथा बंद कोण कितना है इसके बीच में, 104.5 डिग्री होता है। ठीक है, परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण म्यू का मान कितना होता है, 1.84 डिबाई होता है। ठीक है, और निम्न सूत्र के द्वारा गणना करके प्राप्त किया जा सकता है। तो ये जो अगर हम नेट रिजल्टेंट निकालें ना इसका, वाटर मॉलिक्यूल्स का, तो वो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, इसका नेट डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं, 1.84 डिबाई। ठीक है, तो H2 का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर्स होती है वो कैसी होती है, एंगुलर होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा मेरा, तो मेरा क्वेश्चन है बेटा, HCl अणु का जो डाइपोल मोमेंट है वो कितना है, 1.03 डिबाई, तथा इसकी बंध दूरी कितनी दे दी, 1.275 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, इस अणु का परसेंट आयनिक लक्षण ज्ञात करो। ठीक है, अब आपको पता है म्यू इक्वल टू क्या होता है, म्यू इक्वल टू डी होता है। तो इसका जो परिणामी आवेश है वो कितना होता है बेटा, वो होता है आपका 4.8 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें जो क्यू का जो वैल्यू रखेंगे आप, कितने रखेंगे, 4.8 इंटू 10⁻10, क्योंकि ये क्या है, दो आवेशों का, यानी कि परिणामी आवेश की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, 4.8 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, परमाणु का जो आवेश होता है, ठीक है, वो कितना था, 4.8 इंटू डी, डिस्टेंस कितनी दे दी बेटा, 1.275 एंगस्ट्रॉम। अब आपको पता है एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है, बट हमें किस में लाना होता है, सेंटीमीटर में, दो पावर कम कर दो, -10 8, तो ESU सेंटीमीटर में आ जाएगा आपका। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4.8 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और ये पावर को क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6.12 इंटू 10⁻⁻18, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होगी। ठीक है, यूनिट क्या जाएगी, ESU सेंटीमीटर। इतने की वैल्यू कितने के इक्वल होती है, डिवाई के, तो इसे लिख देंगे यहाँ पे 6.12 डिवाई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, परसेंट आयनिक लक्षण। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा म्यू ऑब्जर्वेशन और म्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ठीक है, इनटू क्या होता है 100। तो ध्यान देंगे जरा, ऑब्जर्वेशन वैल्यू कितनी दे रखे थे आपको, 1.03 डिवाई, 1.03 डिवाई, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अभी आपने निकाली कितनी आई थी, 6.12। ठीक है, इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, और जब इसकी कैलकुलेटिंग करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 16.83%। तो इस तरीके से बेटा इस तरह के क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, तो एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन दे देता है, सेम पैटर्न है। ठीक है,
तो यहाँ तक तो आपको मोस्टली सेम ही रहेगा, बस आपको यहाँ पे क्या करेगा वो बॉन्ड लेंथ चेंज करके दे देगा। ठीक है, बाकी सारा प्रोसेस सेम ही रहेगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बेटा, ओके।